साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास की। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे अनुबंधित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं, यानी कि कंट्रोलिंग एलिमेंट्स ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स के बारे में। देखिए, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जाना है पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत को बहुत ही डिटेल से। तो उसी क्लास का ये टर्म है अनुबंधित अनुक्रिया, जिसको कौन कौन से तत्व नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अगर पहली क्लास को ना देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और पावलाव का सिद्धांत भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज या फिर टॉपिक वाइज बीएड की क्लासेस दी जाती हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशन रेस्पॉन्स को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। पहला तत्व है स्वाभाविक उद्दीपक की प्रभावशीलता, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिमुलर, जिसे हम शॉर्ट में यूएस भी कहते हैं। आपने कल वाली क्लास में ये सारी चीज़ें देखा था। देखिएगा, स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होता है, ये आपको पता है, पहले आपने देख रखा है पिछली क्लास में। इस उद्दीपक में अनुक्रिया उत्पन्न करने की जितनी अधिक सामर्थ्य या शक्ति होती है, अनुक्रिया उतनी ही शीघ्रता से या उतनी ही तेजी से उत्पन्न होती है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हो, मान लीजिए आपने कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने अगर पानी पूरी देख लिया तो आपके मुंह में तुरंत लार आ जाती है। तो जितनी ही शीघ्रता से आप चीज़ों को देखते हो या फिर जितनी शीघ्रता से आप उसे देखोगे या जितनी उसमें सामर्थ्य या शक्ति होगी, उतनी ही तेज़ी से उसमें क्या होगा, अनुक्रिया भी होगी, या फिर आप उसके प्रति कोई क्रिया करते हो या अनुक्रिया करते हो। जैसे आपके मुंह में पानी आ गया, तो ये क्या है, आपकी अनुक्रिया है, तथा प्रयोज्य के लिए यह उतना ही अधिक संतोषप्रद भी होता है। तो ये क्या है, इसकी प्रभावशीलता भी अनुबंधित अनुक्रिया को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे, अगला एलिमेंट से अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता एवं संबंधता। सभी तरह के अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुबंधन का होना निश्चित नहीं होता है, और अनुबंधन उसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होता है जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ने या संबद्ध होने की क्षमता होती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, कल वाला जो हमने पूरा देखा है सिद्धांत पावलाव का, उसमें से ये उदाहरण लेंगे। तो पावलाव के प्रयोग में घंटी की तेज आवाज़ सुनकर कुत्ते के मस्तिष्क को क्या करती थी, ये तेज आवाज़ प्रभावित करती है, जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं तथा उसका ध्यान भी उस आवाज़ पर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। और यदि वह आवाज़ बहुत धीमी होती है तो कुत्ते को चौंकना नहीं कर पाती है, या फिर उसे सुनाई ही नहीं देती है, या उसका वो अपने कान ही नहीं खड़ा करता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता एवं संबंधता अनुबंधन प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। अगला एलिमेंट है उद्दीपनों में समय एवं क्रम का संबंध, यानी कि सीक्वेंस एंड टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुलाई। अब इसमें देखिएगा, तो अनुबंधन हेतु नया या फिर अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक या मौलिक उद्दीपन से पहले प्रस्तुत किया जाना अधिक प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों उद्दीपनों को प्रस्तुत करने के मध्य लिया गया जो समय अंतराल है, जो टाइम बीच में लिया जा रहा है, उससे भी अनुबंधन को नियंत्रित करता है। और मौलिक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत बाद अगर प्रस्तुत किया जाना है तो अनुबंधन हेतु यह प्रभावी होता है। यदि इन दोनों उद्दीपनों को प्रस्तुत करने के बीच में अधिक देर हो जाती है, तब उसमें संबंध स्थापित नहीं हो पाता, और तब उनमें संबंध स्थापित ये देखिए रिपीट हो गया है ये लाइन, तो इसे आप नहीं ऐड करेंगे अपनी नोट्स में। तो ये चीज़ें हैं, अगर तुरंत मान लीजिए घंटी बजाई गई और तुरंत वह चौकन्ना हो गया कुत्ता और उसने अपने कान खड़े कर लिए, तो इस तरीके से अगर उसमें देरी हो जाए, मान लीजिए अगर देरी हो जाए
या समय अंतराल हो जाए तो अनुबंधन को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें अधिक देरी हो जाएगा उद्दीपक को प्रस्तुत करने में, तब यह संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। मान लीजिए घंटी आपने अब बजाई और कुत्ते थोड़ी देर बाद वह कान खड़ा कैसे कर सकता है, तुरंत ये चीज़ें होती हैं। जैसे आपने तुरंत पानी पूरी को देखा और तुरंत आपके मुंह में लार आती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने पानी पूरी 2 घंटे पहले देखी और 2 घंटे के बाद में आपके मुंह में लार आएगी, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। उसमें तुरंत संबंध स्थापित नहीं हो पाता है अगर वह देरी हो जाती है उसमें, या उद्दीपक को प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है। अगला देखेंगे, अगला एलिमेंट क्या है, तो उद्दीपनों की पुनरावृत्ति या रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। जब दोनों यानी कि नए और मौलिक उद्दीपक को अनेक बार प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें संबंध स्थापित हो जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया भी उत्पन्न होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल है कि घंटी की आवाज़ और भोजन को बार बार प्रस्तुत किए जाने से ही उसमें संबंध जुड़ पाता है। तो अगर उद्दीपनों की या स्टिमुलस की पुनरावृत्ति की जाएगी तो क्या होगा, संबंध जुड़ जाएगा। जैसे आपने कल वाला पूरा प्रयोग जो देखा है, इसलिए आपको पिछली क्लास देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगली क्लास जो है वो कहीं ना कहीं अगर उसी टॉपिक की है तो पिछली क्लास उससे रिलेटेड होती है, तो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर नहीं देखा है तो पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो भी ये कुत्ते वाला या फिर घंटी वाला ये जो सारे आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो कल ही से इस यहाँ पर संबंधित है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला इस एलिमेंट क्या है, संवेगात्मक उद्दीपक या इमोशनल स्टिमुलस। प्रयोज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले बहुत सारे उद्दीपक जो हैं वो वातावरण में उपस्थित होते हैं और सभी उद्दीपकों का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। कुछ उद्दीपक प्रयोज्य की कुछ ही आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं, जबकि कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, जो बहुत सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। और बहुत सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो उद्दीपक होते हैं वह प्रयोज्य के संवेगों से जुड़ जाते हैं या फिर आपके इमोशंस के साथ वह जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम संवेगात्मक उद्दीपक या फिर इमोशनल स्टिमुलस कहते हैं। और संवेगात्मक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। अगला है पुनर्बलन या संतोषप्रद परिणाम की आशा या एक्सपेक्टेड रीइंफोर्समेंट और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। जिस कार्य को करने का परिणाम क्या होता है, सुखद होता है। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया और आपसे उस कार्य को करने से आप बहुत ही खुश हुए, या सुखद परिणाम उसका आया, तो व्यक्ति उसे बार बार करना चाहता है। आपने मान लीजिए कोई भी कार्य किया या फिर कोई खाना बनाया, मान लीजिए कोई डिश बनाई, तो उसे आपने बनाया और बहुत अच्छी बन गई, तो आप उसे बार बार बनाना चाहेंगे ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो संतोष देने वाला जो परिणाम होता है वो प्रोत्साहन का कार्य करता है, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है और व्यक्ति प्रेरित हो करके बार बार संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई कार्य या अनुक्रिया करता रहता है। और पावलाव के प्रयोग में इस बिंदु को यहाँ पर समझा जा सकता है। जैसे कि देखिएगा, उद्दीपक क्या था, भोजन था, फिर अनुक्रिया क्या हुई, भोजन को देख करके लार बही, कुत्ते की लार बहनी स्टार्ट हो गई जो कि अनुक्रिया है। उसके बाद जब घंटी बजाई गई, ये भी एक उद्दीपक का कार्य किया, घंटी भी उद्दीपक का कार्य करता है वहाँ पर। तो उसके बाद भी कुत्ता अनुक्रिया करता है जो कि लार बहना की अनुक्रिया है। तो ये चीज़ें आपको सिद्धांत पावलाव के सिद्धांत में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है कि अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशन रिस्पॉन्स को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।